हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ वीकली करंट अफेयर्स जो इस वीक के लास्ट वीक के होंगे और आपको आपके सभी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की पहली न्यूज़ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, यानी जो इस बार वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स जो रिलीज की गई है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो ये इंडेक्स रिलीज की गई है इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया ने इतनी रैंक हासिल की है। और जो ये रिलीज़ की जाती है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ की जाती है ये इंडेक्स। लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंक थी वो थी 129 और इस बार ये 2 प्लेस नीचे गिर चुकी है, यानी 2 प्लेस नीचे गिरकर ये 131 हो चुकी है। जो इंडिया का ओवरऑल जेंडर इक्वलिटी स्कोर है यहाँ पर वो है 64.1% अपना स्कोर किया है, जो साउथ एशिया की सबसे लोवेस्ट जो रैंक कंट्री है उनमें से एक है। जो आइसलैंड है उसने यहाँ पर टॉप किया है और ये ऐसा 16वीं बार है जब आइसलैंड ने यहाँ पर इस इंडेक्स में टॉप किया है, यानी आइसलैंड यहाँ पर फर्स्ट रैंक के साथ मौजूद है। और आइसलैंड के बाद जो सेकंड पोजीशन है वो फिनलैंड की है, थर्ड नॉर्वे की है और फोर्थ जो रैंक है वो यूनाइटेड किंगडम की है और जो फिफ्थ रैंक है वो न्यूजीलैंड की है। साउथ एशिया की जो अदर कंट्री हैं उनकी पोजीशन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। बांग्लादेश ने यहाँ पर बेस्ट परफॉर्म करते हुए 24वीं रैंक को हासिल हासिल किया है। नेपाल ने 125वीं रैंक हासिल की है और श्रीलंका ने 130वीं रैंक यहाँ पर हासिल की है। भूटान की बात करें तो भूटान ने 119वीं रैंक को सिक्योर किया है और मालदीव ने 138वीं रैंक को यहाँ पर हासिल किया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज द लोवेस्ट रैंक कंट्री, यानी उसने 148 जगह यहाँ पर बनाई है। तो चलिए चलते हैं आज की दूसरी न्यूज़ पर। दूसरी न्यूज़ है आज की डिक्लाइनिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि जो अत्यधिक गरीबी होती है वो इंडिया में अब कम हो रही है। वर्ल्ड जो वर्ल्ड बैंक है जो उसने अभी अपनी जो पॉवर्टी लाइन थी उसको अपडेट किया किया है और इस अपडेटेड पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग अब ये जो पॉवर्टी लाइन है $3 पर डे हो चुकी है और जो इसका बेस ईयर है वो 2021 यहाँ पर रखा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन को अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग भारत में ये जो पॉवर्टी लाइन है वो कम हो रही है। 2011 में ये 27.1% थी जो 2022 में कम होकर 5.3% रह गई है। ग्लोबल पॉवर्टी लाइन की बात करें तो ये एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पर कोई इंसान जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं उनको भी हासिल नहीं कर पाता है। जो वर्ल्ड बैंक ने अभी अपनी पॉवर्टी लाइन अपडेट किया है, उसे $3 पर पर्सन पर डे कर दिया है, जो कि पहले $2.15 थी और जिसका बेस ईयर 2017 था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है, यानी दिल्ली की जो भाजपा की गवर्नमेंट है, यानी रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो यहाँ पर पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाने जा रही है। जो ये रिसाइकलिंग इको पार्क होगा ये नॉर्थ दिल्ली के हुलम्बी कला में बनाया जाएगा और इसका जो एम क्या होगा टू बेटर मैनेज
कैपिटल्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कैपिटल में हमारी राजधानी दिल्ली में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। और दूसरा इसका एम है, इट्स एम्स टू प्रेजेंट ए मॉडल ऑफ सस्टेनेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट को इन इंडिया। और दूसरा है कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए वो जो ई वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सके। इसकी की डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो दिल्ली के जो एनवायरन मिनिस्टर है उन्होंने की है। लोकेशन नॉर्थ दिल्ली के हुलम्बी कला में यहाँ पर है इसकी। और जो इसका मॉडल है वो मॉडल बेस्ड ऑन BBFOT, यानी कि डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल अंडर PP, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पे ये बेस्ड है। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, यानी इसको जो बनाने वाली एजेंसी है वो है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी DSIITC। और जिसका कंसेक्शन पीरियड होगा वो होगा 15 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आज की। इंडियन लैंग्वेज सेक्शन यानी BBA मीन्स भारतीय भाषा अनुभाग। तो जो ये अनुभाग बनाया गया है भारतीय भाषा अनुभाग, रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने दिल्ली में इसको इनॉग्रेट अभी किया है। जो इसका जो एम है, जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसको स्ट्रेंथ करना, जो हमारी फाउंडेशन ऑफ मदर टंग है उसको उस पर बेस्ड जो एजुकेशन है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथ करना इसका मेन पर्पज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केर केर सांगरी गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी GI टैग। यानी कि जो केर सांगरी है ये एक राजस्थान की ट्रेडिशनल डिश है और इसे GI टैग अभी रिसेंटली दिया गया है। जो केर सांगरी है उसे दो वहाँ नेटिव डेजर्ट प्लांट से बनाया जाता है। जो फर्स्ट है कीर, ये एक छोटा सा वाइल्ड बेरी होता है। और जो सांगरी होता है द पोड ऑफ द खेतरी, यानी जो खेजरी पेड़ होता है उसका पोड होता है, उससे ये बनाया जाता है। जो वहां पर नेचुरली ग्रो इन एरिड रीजन, वहां पर ये नेचुरली उगाया जाता है। राजस्थान के जो बहुत सारे रिच कल्चरल हेरिटेज हैं या क्राफ्टमैनशिप्स हैं उनको GI टैग दिया गया है, जैसे कि सोजत महली है, बीकानेरी भुजिया है, कोटा डोरिया है, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, मोलेला क्ले आर्ट, पपेट्स ऑफ राजस्थान, संगनेरी एंड बागू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, थेवा आर्ट वर्क, पोखरन पोट्री, नाथद्वारा पिचुई पेंटिंग, ये सारी जो हैं ये राजस्थान की रिच कल्चरल हेरिटेज या फिर जो वहाँ पे जो क्राफ्ट बनाई जाती हैं उन इन सब को GI टैग पहले ही मिल चुका है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। दोस्तों स्टार अवार्ड, जो स्क्रीन राइटर लिरिस्ट और जो पोएट जावेद अख्तर हैं उन्हें ये टोस्की स्टार अवार्ड बाय रशियन हाउस दिया गया है। जो ये रशियन हाउस है ये मुंबई में है। और ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है, जो कंट्रीब्यूशन इन प्रोमोटिंग कल्चरल डायलॉग एंड प्रिजर्वेटिंग लिटरेरी हेरिटेज, इसके लिए ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। जो जावेद अख्तर हैं उनके बारे में बात करें तो उन्हें 5वां नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट सॉन्ग के लिए दिया गया था। पद्मश्री उन्हें 99 में मिला था और फिर इसके बाद 2007 में उन्हें उन्हें पद्म भूषण दिया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड उन्हें दिया गया। जो उनकी जो उर्दू पोएट्री कलेक्शन है लावा, उसके लिए उन्हें मिला था। इसके अलावा रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 में मिला उन्हें, जो रैशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। और इसके अलावा जो ये अवार्ड उन्हें दिया गया है रिसेंटली, इस अवार्ड की हम बात करें
तो इसे रशियन कल्चरल इंस्टीट्यूशन यानी रशियन हाउस द्वारा दिया जाता है। और जो जावेद अख्तर जी है वो पहले इंडियन राइटर है जिन्हें ये मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ है आईएनएस अरनाला। ऑन जून 18 2024 इंडियन नेवी को उसकी फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी एस डब्ल्यू सी आईएनएस आरनाला अभी हाल ही में मिली है। द शिप इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ट्रैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एनी सबमरीन्स इन शैलो वाटर। जो ये सबमरीन अभी नेवी को मिली है, ये जो शैलो वाटर होता है यानी जिसकी कम गहराई होती है वहां पर जो दुश्मन की जो सबमरीन आ जाती है उनको डिटेक्ट करने में, उनको ट्रैक करने में और उन्हें डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। और इसे किसने बनाया है? इसे GRSE कोलकाता ने बनाया है और जो LNT है, इन दोनों कंपनियों ने इन्हें मिलकर बनाया है। और ये मेक इन इंडिया की सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके जो 75% पार्ट है वो इंडिया में ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024 यानी जो ये खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इससे उड़ान पटार जो कि मंगोलिया की कैपिटल है वहां पर 14 से 28 जून तक इसे परफॉर्म किया गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये यूएस और मंगोलिया ने 2003 में इसे शुरू किया था और इसे मल्टीनेशनल फॉर्मेट 2006 में इसे बनाया गया है। यानी कि 2003 में जब इसे स्टार्ट किया गया था उस टाइम यूएस और मंगोलिया ही इसमें पार्ट करती थी और फिर 2006 में इसे मल्टीनेशनल यानी कि बहुत सारी कंट्रियां इसमें पार्ट करने लगी। जो दूसरी कंट्रीज हैं इसमें पार्ट करने वाली, इसमें यूएसए, मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके और बहुत सी नाटो की और एशियन कंट्रीज भी इसमें शामिल होती हैं। इस बार इंडिया से जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसके 40 मेंबर्स की इसमें पार्ट ले रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 8th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2025 यानी जो फ्रांस और इंडिया के बीच में जो शक्ति एक्सरसाइज होती है ये उसका 8th एडिशन परफॉर्म किया गया। ये कहाँ पर परफॉर्म हुआ है? ये ला कैवेलरी मिलिट्री बेस जो फ्रांस में है वहां पर ये परफॉर्म की गई है और ये 18 जून से 1 जुलाई तक चलेगी। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस है वहां पे इंडिया से ए सिलेक्टेड कॉन्टिजेंट ऑफ द आर्मी अराउंड 120 सोल्जर। इंडिया से 120 सोल्जर इसमें पार्ट ले रहे हैं और फ्रांस से एक स्पेशल ब्रिगेड ऑफ द फ्रेंच आर्मी की एक स्पेशल ब्रिगेड है वो उसमें पार्ट ले रही है। जो प्रीवियस एडिशन था वो 2023 में यानी शक्ति 2023 वो राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में परफॉर्म से किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी यानी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज खेली जाती थी उसे अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का नाम दिया गया है। ये जो नाम इसे दिया गया है वो सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं उनके नाम को ये डेडिकेट इसे किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है 2025 इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन। ये जो ये चैंपियनशिप है इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटनशिप, इसे मेंस सिंगल्स में एंडर्स एंटोनसन जो डेनमार्क के हैं उन्होंने ताइवान के जो तीन चेन को हराया है। और वुमेन सिंगल की बात करें तो इसे एन से यंग जो साउथ कोरिया की है उन्होंने चाइना की वोंग जी को हराकर इस टाइटल को जीता है। मिक्स डबल्स की हम बात करें तो जो फ्रांस के थॉम ट्विकविल और दिलफ्रेन डेलरू ने इसे जीता है। वुमेन्स डबल्स में हम बात करें तो जो चाइना की है लियू सेंगसू और टेन निंग ने मलेशिया को हराकर वुमेन्स डबल का खिताब यहाँ पर जीता है। मेंस डबल्स की बात करें तो साउथ कोरिया ने इसे इंडोनेशिया को
हरा कर इसे जीत लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। वर्ल्ड ओशन डे 2025। जो वर्ल्ड ओशन डे है उसे 8 जून को सेलिब्रेट अभी हाल ही में किया गया है। और जो इस बार की थीम है वो है कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट। ये इस बार की थीम है वर्ल्ड ओशन डे की। जो ओशन डे है उसे सबसे पहले 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुई थी वहां पर सबसे पहले प्रपोज किया गया था। फिर उसके बाद 2008 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि 8 जून को हर साल वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की हम बात करें तो वो है उम्मीद पोर्टल। यानी कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उन्होंने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसका काम है अपलोडिंग वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क्स प्रॉपर्टी। यानी जो वर्क की प्रॉपर्टीज हैं उनको अपलोडिंग करना, उनकी वेरिफिकेशन करना और उन्हें मॉनिटर करना इसका काम है। ये जो पोर्टल है इससे वर्क मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी कि उम्मीद, ये इसकी फुल फॉर्म है, एक्ट 1995 के द्वारा इसे इंटीग्रेटेड किया गया है। नेक्स्ट न्यू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है उसे 11 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया गया है। और जो इस बार की थीम थी वो थी चूज स्पोर्ट एवरी डे। इस बार की जो स्पोर्ट्स डे है उसकी थीम थी। और जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है उससे सबसे पहली ग्लोबली 11 जून 2024 को मनाया गया था। यानी ये इसका सेकंड एडिशन आप इसे कह सकते हैं। The day was the result of collective effort of international organization, educational institute and child right organization। जो जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर जो चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के कलेक्टिव एफर्ट्स का नतीजा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इससे 12 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है बच्चों को चाइल्ड लेबर से और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जो इसे पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ द्वारा 12 जून 2002 में से सेलिब्रेट किया गया था। और ये 21st एडिशन है, इसका 21वां एडिशन ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर पोसन पोया फेस्टिवल 2025। जो पोसन पोया फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट रिलीजियस फेस्टिवल इन श्रीलंका। यानी श्रीलंका में ये फेस्टिवल मनाया जाता है और जो फुल मून डे होता है जून मंथ में उस दिन ये मनाया जाता है। इस बार ये जो फेस्टिवल है वो वेनसडे 11 जून को पड़ा है। और इस दिन क्या हुआ था, अ, जो बुद्धिज्म था श्रीलंका में इस दिन पहुंचा था और इससे दन थारा पर्व भी कहा जाता है। इस जो 3rd सेंचुरी बीसी में जो अशोक महान थे उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी उनकी जो बेटी थी संघमित्रा उन्हें श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और वहां जाकर वो जो श्रीलंका का जो किंग था देवनामप्रिय उससे वो मिले थे और इसके बाद श्रीलंका ने बौद्ध बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये रही आज की हमारी लास्ट न्यूज। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।